नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव स्टडी लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने वर्ण संरचना पढ़ा था और उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा कल क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं 5 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ 8-10 शब्द डाले हुए थे जिनको सॉल्व करके भी आप लोगों में से कुछ ने भेजा था। उसमें कुछ गलतियां थी, पहले मैं थोड़ा सा उनको क्लियर कर दूं, हो सकता है आपको भी वही समस्या आ रही हो। देखिए, आप जो वर्ण विच्छेद कर रहे हैं उनमें स्वर की गलतियां हो रही हैं, बाकी सब ठीक है। जैसे चिन्ह ले लूं मैं, कृष्णा ले लेता हूं और एक ले लेता हूं ईश्वर। देखिए, तो यहां कुछ नहीं है, मुझे ये देखना है कि यहां पे सबसे पहले संयुक्त वर्ण कहां है, उसके बाद बाकी सब तो आसान हो जाता है। मैंने देखा संयुक्त वर्ण ये है, संयुक्त वर्ण ये है, उसके बाद ये भी है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इनका जब वर्ण विच्छेद करने जाऊंगा तो सबसे पहले संयुक्त वर्ण को तोड़ूंगा। कैसे? जो पूरा दिख रहा है उसको आधा करना है, जो आधा दिख रहा है उसको पूरा करना है। आधा वर्ण पहले आएगा, पूरा वर्ण पीछे रहेगा। क्लियर है? इसको तोड़ते हैं। तो यहां देखो, चा पे किसकी मात्रा है? ई की। तो चा पे ई की मात्रा है, तो आप ई को अलग करोगे। जैसे किसी ने भेजा था कल मेरे को, चा पे हलंत लगा के ई की मात्रा, ये गलत हो जाएगा ना, ये नहीं करना आपको। आपको लिखना स्वर। यहां क्या स्वर दिखाई दे रहा है? यहां छोटा ई दिखाई दे रहा है, तो ई को आप अलग कर दोगे। अब यहां देखें, ये संयुक्त वर्ण है, किस किस का? हा और ना का। चलो, हा और ना में से हा आधा है, आगे लिख दो, ना पूरा है, पीछे लिख दो, और ना के नीचे हलंत लगा के छोटा आ अलग कर देंगे। तो ये क्या हुआ? ये मेरा चिन्ह का वर्ण विच्छेद हो गया। क्लियर? ऐसे ही ईश्वर को तोड़ूंगा मैं। यहां देखो, ये अपने आप में स्वर है, तो इसको ऐसा कैसा लिखेंगे? यहां ई प्लस ई में इसको नहीं तोड़ना है, स्वर को नहीं तोड़ना है। स्वर जैसा है जिस रूप में वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या है? ये सा और वा का संयुक्त वर्ण है, तो कैसे लिखूंगा? ईश्वर। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो मैं उच्चारण करके भी बोल सकता हूं ईश्वर। तो क्या होगा? सा पहले आएगा, आधा, वा पूरा, ईश्वर, ये होता है ना। फिर रा। अब इनमें से स्वरों को अलग कर दो। ये अपने आप में स्वर है, ऐसा कैसा रहेगा? क्लियर? ये सा आधा है, इसको भी ऐसा कैसा रहने देंगे। ये वा, इसमें से आ को अलग करेंगे, छोटा आ अलग हो जाएगा। ये रा है, इसमें से छोटे आ को अलग करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ऐसे ही मुझे तोड़ना है। कृष्णा को देख लें, कैसे तोड़ेंगे। यहां देखो, का के ऊपर ऋषि की मात्रा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, हलंत लगाना है और ऋषि को अलग कर देना। ये ऋषि भी वैसा ही रहेगा, आप इतना समझ लें, ये ऋषि भी ऐसा ही स्वर है जैसा ई है। क्लियर? छोटा आ है, वैसा ही ऋषि है, ये अपने आप में एक स्वर है, तो इसको नहीं तोड़ना है, इसको ऐसा कैसा बाहर निकाल देना है। चलो, उसके बाद आधा सा है, लिख देंगे हलंत वाला सा। फिर णा, णा के ऊपर जो स्वर की मात्रा है वो बड़े आ की है, तो हम किसको बाहर निकालेंगे? बड़े आ को। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, वो वर्णमाला पे आते हैं। अब आपको वर्णमाला समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्णमाला समझने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा तो आप जानते ही हो, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ने जाते हैं सबसे पहले मेरे से परिभाषा पूछी जाएगी। तो परिभाषा क्या होगी? वर्णों का समूह, है ना, वर्णों का समूह। तो क्या ये वर्णमाला के लिए एक परफेक्ट परिभाषा होगी, एक सही परिभाषा होगी? नहीं होगी ना। वर्णमाला नाम से मुझे पता चल रहा है, वर्णों की माला, मतलब माला बोले तो वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में जमाया गया, वो होगी वर्णमाला। क्लियर? वर्णों का व्यवस्थित समूह, या कहें वर्णों को जब व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है तो वहां होती है वर्णमाला। जैसे मैं लिख दूं का, ट, प, न, ठीक, ये क्या है? ये वर्णों का समूह है। और ये मैं लिखूं क, ख, ग, घ, ये वर्णमाला का सही रूप है। इसमें सीक्वेंस है, का के बाद ख आएगा, खा के बाद ग आएगा, गा के बाद घ आएगा। ये केवल
वर्णों का समूह है। तो आप क्लियर समझ पाए हैं। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी वर्णों का व्यवस्थित समूह। और इससे तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों का संयोजन या वर्णों का क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो हम क्या आंसर लगाएंगे? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। चलिए वर्णमाला की हम बात करते हैं तो परिभाषा हम देख लिए हैं। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो वहां सबसे पहला काम होता है वर्गीकरण का। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, आगे जाके पढ़ेंगे हम संधि, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम छंद, रस, जो भी पढ़ेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा? बंटवारा, मतलब वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करें वर्णमाला का, तो वर्णमाला का अगर वर्गीकरण करें तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा क्या? स्वर, और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। वर्णमाला को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। चलिए आप फिर से बात करते हैं स्वर क्या होते हैं। देखिए स्वर की परिभाषा आपको अलग अलग मिलेंगी, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इसकी एक परिभाषा ये हो सकती है, ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो किसी भी स्वर यंत्र की सहायता से न बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो इतना समझ लें कि मुझे नहीं लगता कि स्वर की परिभाषा कोई पूछेगा, फिर भी हम समझ लेते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोलने वाले जो वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। फिर आगे बढ़े तो भैया स्वर की बात कर रहे हैं हम, तो स्वर का भी एक अपना वर्गीकरण होगा। स्वर का भी अपना एक वर्गीकरण होगा, और इसका वर्गीकरण हम दो टाइप से देखते हैं। एक तो देखते हैं इसके स्वरूप को लेकर, जैसे अभी हमने देखी संरचना को लेकर, और दूसरा देखा जाता है इसकी मात्रा को लेकर। मात्रा मतलब जो समय हम स्वर को बोलने में लगाते हैं वो मात्रा कहलाती है। क्लियर है? चलो तो हम बात करते हैं स्वर की। तो पहले हम मात्रा के आधार पर अगर इसका वर्गीकरण करें तो इसको ना हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु स्वर भी कह देते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु स्वर भी कह देते हैं। ये दो वर्गीकरण देखते हैं नॉर्मली हम, ह्रस्व, लघु, दीर्घ या गुरु। दोनों का एक ही मतलब है। दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, गुरु का मतलब भी बड़ा होता है। ह्रस्व का मतलब भी छोटा होता है, लघु का मतलब भी छोटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि छोटे स्वर कौन से होते हैं। तो अगर इनकी हम बात करें तो ये है छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा ऋषि। चलिए इसके ऊपर बड़ा विवाद है, इसको भी हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर से। ऋषि में भी हम बात करते हैं, छोटा ऋषि होता है कि नहीं होता है, बड़ा ऋषि होता है कि नहीं होता है, वो हम बात करेंगे आगे। पहले आप इतना समझ लो कि ये जो स्वर है ना, आ, ई, उ और ऋषि, ये लघु स्वर हैं और इन्हीं को हम कह देते हैं मूल स्वर। इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये क्या है? ये जड़ है। मूल मतलब जड़, आधार है, स्वरों का आधार है। जितने भी स्वर बने हैं ना वो यहीं से बने हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अगर मैं बात करता हूं मूल स्वर की, तो मूल स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋषि। अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर को हम बात करें तो बाकी जो स्वर होंगे, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ये जो है सारे के सारे स्वर क्या होंगे? ये दीर्घ स्वर होंगे। अब इसमें दो स्थिति बनती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दीर्घ स्वर को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं। दीर्घ स्वर को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं। मतलब एक यह होगा सजातीय स्वर और एक होगा विजातीय स्वर। ठीक? या मैं कहूं इसको संयुक्त स्वर भी कह देते हैं हम लोग। इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। इनके जो अलग अलग नाम पड़ने का कारण है वो हम समझ लेते हैं। हम यहां मैंने देखा कि ये बड़ा आ है और बड़ा आ बना है आ और आ को मिलाकर। मतलब मैं बड़े आ की संरचना की बात करूं तो ये बना है आ और आ दोनों को मिलाकर।
दो आ को मिलाकर बड़ा आ बना। अगर मैं बड़ी ई की बात करूं तो ये बना है ई प्लस ई से। बड़ा ऊ की बात करूं तो ये बना है ऊ प्लस ऊ से। और बड़े ऋषि की अगर मैं बात करूं तो ये बना है ऋषि प्लस ऋषि से। इतना समझ में आया? ये बना है ऋषि प्लस ऋषि से। चलो पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर कर लेता हूं। आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे होंगे इसको कि ऋषि है या नहीं है। देखिए ऋषि तो होता है, ये है। अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की तो क्या है? वितरण। ये ऋषि का एक उदाहरण है, बड़ा ऋषि। तो बड़ा ऋषि भी होता है, छोटा ऋषि भी होता है। बस अभी हमें इतना समझना है कि आ से आ को मिलाओगे तो बड़ा आ बनेगा, ई से ई को मिलाओगे तो बड़ा ई बनेगा, ऊ से ऊ को मिलाओगे तो बड़ा ऊ बनेगा, ऋषि से ऋषि को मिलाओगे तो बड़ा ऋषि बनेगा। इतना क्लियर है? फिर ए आई ओ औ ये कहां से आए? तो इनकी संरचना भी इनको आपस में मिला के हुई है, वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले आप एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि ये ना जो हम पढ़ने वाले हैं ये पूरा का पूरा संधि का रूप है। इनको अगर आप ढंग से समझोगे तो संधि अपने आप समझ में आएगी। जैसे मैं बात करूं ये सब क्या है? ये सब दीर्घ हैं। ये सब क्या है? दीर्घ हैं, बड़े हैं। अगर ये बड़े हैं तो संधि हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, दीर्घ स्वर संधि। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कहीं वो यही तो नहीं होती दीर्घ स्वर संधि। आगे हम जब बात करेंगे इनके बारे में तो इनसे मुझे बाकी संधियां मिल जाएंगी। तो मतलब ये समझ लेना कि वर्णमाला अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको संधि पढ़ने में आसानी होगी। वर्णमाला अगर नहीं समझे तो संधि में समस्या आएगी, क्योंकि संधि में फिर आपके सर के ऊपर से बातें जाएंगी, सब जो हम करने वाले हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलो तो मैं देखता हूं कि मैंने क्या देखा, दो वर्गीकरण कर दिए मैंने स्वर के। एक मैंने कर दिया ह्रस्व या लघु, छोटा या मूल स्वर। दूसरा मैंने कर दिया दीर्घ या गुरु। आगे बढ़े तो ये कौन से होते हैं? आ ई उ ऋषि। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूंगा तो क्या करूंगा? इनको बड़ा कर दूंगा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि। अगर मैं संयुक्त स्वर की बात करूं, अगर मैं संयुक्त स्वर की बात करूंगा तो क्या होगा? संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होंगे जो भिन्न भिन्न स्वर को मिला के बनेंगे, जो भिन्न स्वर को मिला के बनेंगे। इनको मैंने विजातीय क्यों बोला? क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं। तो इनको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं ए की, अगर मैं बात करूं ए की, अगर मैं बात करूं ओ की, अगर मैं बात करूं औ की, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप इनको क्लियर समझ लेना, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ए की बात करेंगे तो आ को जब मैं ई से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ को जब मैं ई से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ को जब मैं ऊ से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। इतना समझ में आया? अगर मैं आ को ई से मिलाऊंगा तो ए बनेगा, आ को ऊ से मिलाऊंगा तो ओ बनेगा। अब आई और औ कहां से मिलेंगे? तो हमारे दिमाग में चल रहा है भैया क्या, बड़े आ को बड़ा ई से मिला दो, आई बन जाएगा। बस हो गया गलत। आपको आ को ई से मिलाओगे, किसी भी रूप में मिलाओगे तो हमेशा मुझे ए ही मिलेगा। हमेशा क्या बनेगा? ए। आ को ई से मिलाओगे तो क्या बनेगा? ए। तो ये यहां पे नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये केवल इसका रूप है, आ और ई, ये एक ही रूप है। ये बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये देख सकता हूं कि ए कितने तरीके से बना सकते हो आप। तो भैया मैं क्या करूंगा? बड़े आ को ई से मिला दूंगा, क्या होगा? ए। बड़े आ को बड़ा ई से मिला दूंगा, क्या होगा? ए। आ को मैं ई से मिलाऊंगा, क्या होगा? ए। इन चारों रूप में हर बार ए बनेगा। इतना समझ लेना। तो जब आप संधि पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा मुझे समस्या आती है आई और औ कैसे बनते हैं। देखो याद तो सभी को रहते हैं, पर क्या होता है कि ये चीजें आगे जब जाओगे ना आप तो सब मिक्स हो जाएंगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बड़ा आ और बड़ा ई मिलाएंगे तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये पूछ देंगे कि आई कैसे बनता है, दे देगा आ प्लस
ई, आ प्लस ई, आ प्लस उ दे देगा और उसके बाद दे देगा आ प्लस ए। बस। तो मुझे ये समझना है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। आप देखना पुराने क्वेश्चन उठा के, तो उसमें मिलेगा आपको ऐसे कोई क्वेश्चन। तो मुझे ये समझना है कि भाई आ प्लस ई को मिलाकर तो ए बनेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। क्लियर? फिर क्या रह जाता है, आ प्लस उ को मिलाकर तो ओ बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। समझ में आया? ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तभी मैंने आपको बताया। तो ये हमारा एक तरीका है ऑप्शन को सॉल्व करने का। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता ए कैसे बनता है, हमें नहीं पता ए कैसे बनता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मुझे ये करना है कि मैं इनमें से ऑप्शन तो हटा सकता हूं। मुझे पता है ये आई नहीं है, ये ए है। मुझे पता है ये भी आई नहीं है, ये ए है। मुझे पता है ये भी आई नहीं है, ये क्या है, ओ है। तो रह क्या जाता है, आ और ए। तो मुझे पता चला कि आ को अगर ए से मिलाएंगे तो आई बनेगा, ऐसे ही आ को अगर मैं ओ से मिलाऊंगा तो औ बनेगा। इसकी भी वही कंडीशन है, अगर आप बड़े आ को ए से मिलाएंगे तो भी ए बनेगा, अगर आप आ को ऐ से मिलाएंगे तो भी ऐ बनेगा, अगर आप बड़े आ को ऐ से मिलाएंगे तो भी ऐ बनेगा। ये चारों कंडीशन में एक ही रिजल्ट मिलेगा मुझे, ऐ। यही ऐसा इसके साथ होगा, चारों कंडीशन बनेगी, ऐसा इसके साथ होगा, चारों कंडीशन बनेगी। ये बात क्लियर हुई? इतना समझ में आ गया? इतना समझने के बाद जरा हल्का सा देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है। हमने कर लिया है सारे के सारे स्वरों का वर्गीकरण। हमने क्या किया है, सारे स्वरों का वर्गीकरण। हमने स्वर को दो भागों में बांटा, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमने देखा बड़े स्वर होते हैं, लघु स्वर में हमने देखा छोटे स्वर होते हैं। अगर मैं छोटे स्वर की बात करूं तो मूल स्वर होते हैं, और ये वही मूल स्वर हैं, इनसे आगे जाके बाकी के स्वर बनने वाले हैं। मतलब इनके अलावा बाकी के जितने भी स्वर हैं वो इन्हीं से मिलके बने हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कह दिया मैंने। इनको दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संयुक्त स्वर कह दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा मैं। भाई दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि। और मुझे पता चला यही तो दीर्घ स्वर संधि है, यही तो दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ूंगा मैं, ए ऐ ओ औ। मैं देखूंगा कि यहां से भी मुझे दो संधियां मिलेंगी, यहां से भी मुझे दो संधियां मिलेंगी। क्या, ए और ओ, ये क्या है, ये गुण संधि है। ए और ओ क्या है, गुण संधि है। आई और औ क्या है, ये वृद्धि संधि है। ये क्या है, वृद्धि संधि है। बाकी गुण और अयादि के बारे में बात करेंगे, वो इसको पलट देना, बस वो बात की बात है, जब हम संधि पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। अभी इतना समझना है मुझे कि जब आप स्वर पढ़ रहे हैं, जब आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना क्लियर रखना है कि ये जो स्वर हैं ये आगे जाके आपको संधि में काम आने वाले हैं। आगे जाके हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो व्यंजन जब आप पढ़ रहे होगे तब आपको इतना क्लियर रखना है कि ये जो व्यंजन आप पढ़ोगे वो आपको आगे जाके संधि में काम आने वाले हैं। संधि आपको ढंग से समझना है तो इनको ढंग से समझना पड़ेगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, हमने इनके दो वर्गीकरण किए, इनके दो वर्गीकरण किए हमने किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। ये एक मात्रा के आधार पर हमने कर दिया, ये दो मात्रा के आधार पर हमने कर दिया। तो इसको मैंने क्या किया, जब मात्रा लगाऊंगा तो इसको मैं चिन्ह बनाऊंगा ऐसे, और इसका चिन्ह ऐसे नहीं होगा, इसका चिन्ह होगा मेरा ऐसा। ये दो मात्रा का साइन है। चलो, तो मात्रा के आधार पर अगर मैं स्वर का वर्गीकरण करूं तो तीन टाइप से होता है। एक मात्रिक होता है स्वर, द्विमात्रिक होता है और त्रैमात्रिक होता है। मतलब स्वर को अगर मात्रा के आधार पर बांटा जाए तो तीन टाइप से हम बांट सकते हैं। ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा होती है, ये सभी। ऐसे स्वर जिनमें दो मात्राएं होती हैं, ये सभी। और ऐसे स्वर जिनमें तीन मात्रा होती हैं, वो होता है प्लुत। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लुत कहां यूज होता है? अगर मैं बात करूं कि आपको ओम लिखना है तो ओम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप लिख देंगे ओम। सही है?
अगर मैंने ओम लिखा तो क्या ये सही है? ठीक है, ये तो इसका सिंबल हो गया, ये तो इसका चिन्ह हो गया। अगर मैं कहूं कि इसको हिंदी में लिख के दिखाओ तो कैसे लिखोगे? ओम, ऐसे लिखोगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना। ये क्या है? ओम, ये क्या है? ओम, दोनों में अंतर है। ये इसका सही रूप है और ये वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी स्वर को खींचते हैं, या मैं ये कहूं जब हम किसी भी स्वर को दो से ज्यादा उच्चारण करते हैं, दो बार से ज्यादा उच्चारण करते हैं, या कहें कि दो बार से अधिक समय लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है? प्लुत होता है। और प्लुत का जो साइन होता है वो होता है हिंदी के तीन जैसा। ये प्लुत का साइन है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो फिर हम बात करते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं। इनमें दो चीज और होती हैं, अयोगवाह, एक और क्या होता है? अयोगवाह, जिसे हम क्या कहते हैं? आह। अयोगवाह की अगर बात करें तो ये क्या होंगे? आह। और इन दोनों को ना तो स्वर में शामिल किया जाता, ना ही व्यंजन में शामिल किया जाता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अयोगवाह हो गया, इनको ना स्वर में शामिल किया गया, ना व्यंजन में शामिल किया गया। हमने क्या प्लुत के बारे में बात कर ली, हमने दीर्घ स्वर के बारे में बात कर ली, हमने लघु स्वर के बारे में बात कर ली। सबसे आखिरी में जाके सवाल एक आता है कि संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए, स्वरों की संख्या ये देखना पड़ेगा आपको कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुसार आप आंसर देंगे। अगर मैं ये कहूं कि भैया मूल रूप से स्वर कितने हैं, मूल रूप से स्वर कितने हैं, तो उसका आंसर मैं अलग दूंगा। अगर मैं कहूं कि भाई स्वर कितने हैं, तो उसका आंसर मैं अलग दूंगा। तो यहां आपको आंसर मिलेगा 13, 11 और 10। ठीक, नॉर्मली 13, 11 और 10। 13 स्वर कब होते हैं? जब हम संस्कृत के स्वर की बात करते हैं, जब हम संस्कृत में स्वर की बात करते हैं, या वास्तविक स्वर की बात करते हैं, या परंपरागत स्वर की बात करते हैं, तो वहां पे आएंगे 13 स्वर। 13 स्वर में ऐसे कौन से स्वर हैं जो मैंने अभी काउंट नहीं किए? यहां पे ऐसे कौन से स्वर ले लिए जो मैंने लिखे नहीं है? यहां तो मुझे 13 नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के अलावा 13वां स्वर कहां से आ गया? ठीक है, यहां पे एक स्वर आता है ल, ये संस्कृत में शामिल किया जाता है। ठीक, और दूसरा स्वर एक और एक्स्ट्रा कौन सा है? बड़ा ऋषि, ये भी संस्कृत के स्वर में शामिल किया जाता है। तो ल और बड़ा ऋषि, ये स्वर दोनों के दोनों संस्कृत में शामिल किए जाते हैं, इसीलिए इसकी संख्या 13 होती है। ठीक है, 13 संख्या करने के लिए हमने इसको शामिल नहीं किया, ये ध्यान रखना। कभी कभार हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई इनको शामिल कर लेते तब 13 होता है। नहीं, इनको शामिल करने से 13 नहीं होता है, 13 होता है इन दोनों को शामिल करने से। अगर इन दोनों को मैंने हटा दिया तो अब कितने स्वर बचते हैं? आ ई उ ऋषि 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मेरा होगा स्वर। अगर मूल रूप से ना पूछा जाए, नॉर्मली मेरे से पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो मुझे कितना आंसर लगाना है? 11 आंसर लगाना है। अगर मूल रूप से पूछा जाए या देवनागरी के हिसाब से पूछा जाए कि देवनागरी में कितने स्वर होते हैं, तो इतना समझ लेना कि आपको इस ऋषि को भी हटा देना है। अब आंसर लगाऊंगा मैं 10। क्लियर हो गया? तो संख्या भी आपके दिमाग में क्लियर होगी। तो चलिए फिर एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं, लास्ट तक देखते हैं हमने क्या देखा आज। हमने देखा भाई वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। वर्णमाला का अगर वर्गीकरण करेंगे तो दो भागों में बांटा जाएगा, एक तो होगा स्वर, एक होगा व्यंजन। अगर मैं स्वर की परिभाषा की बात करूं तो स्वर क्या होगा? स्वर ऐसे वर्ण होंगे जो स्वतंत्रता से बोले जा सकते हैं, किसी भी यंत्र की सहायता, यंत्र मतलब समझते हो ना, हमारे शरीर के 5 अवयव होते हैं, उनको हम स्वर यंत्र बोलते हैं। ये उनकी बगैर सहायता के बोले जा सकते हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते, ये स्वतंत्रता पूर्वक बोले जा सकते हैं, इसीलिए हम इनको स्वर कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा इसी को पलट देना, व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी, बाद में देखेंगे। फिर मैंने देखा स्वर, स्वर की परिभाषा देख ली, स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। स्वर का वर्गीकरण अगर आप देखोगे तो भैया क्या होगा, उच्चारण के समय के आधार पर अगर देखेंगे तो भैया मैं इनको 3 भागों में बांट दूंगा। एक तो हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत।
प्लुत क्लियर हो गया। प्लुत क्या है? तहरा उच्चारण देने वाला जो स्वर होता है वो प्लुत होता है। जैसे आप किसी को दूर खड़े व्यक्ति को पुकारोगे तो कैसे बुलाओगे? जैसे राम बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? राम। ऐसे तो नहीं कह दोगे ना राम, आराम से आजा, है ना, क्या बोलेंगे? राम। तो यहां पे ये प्लुत है, तहरा उच्चारण। अगर मैं बात करूं ओम, तो यहां पे ये तहरा उच्चारण है, प्लुत है। तो प्लुत से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लुत क्या है। उसके बाद यहां से भी कई बार पूछा गया कि मूल स्वर कौन से होते हैं, तो ये आ, ई, उ और ऋषि। उसके बाद दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर बड़ा ए, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और बड़ा ऋषि, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको नॉर्मली 11 आंसर लगाना है। आपसे संस्कृत में पूछा जाए तो आपको आंसर लगा देना है 13। संस्कृत में पूछा जाए या परंपरागत पूछा जाए तो आपको 13 आंसर लगाना है। देवनागरी में पूछा जाए तो आपको 10 आंसर लगाना है। ठीक है, चलो ये मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं, ये तो आपके दिमाग में घूमते ही रहेगा। ब्राह्मी लिपि और देवनागरी में केवल 4 वर्णों का डिफरेंस है। ब्राह्मी लिपि में वर्णों की जो संख्या है वो 52 है, देवनागरी में वर्णों की संख्या 48 है। तो 4 वर्ण कम है। अब 4 वर्ण कौन कौन से कम है, तो 4 वर्ण ब्राह्मी लिपि में जो शामिल किए गए हैं वो है स्रा, ड, ढ और ऋषि। ठीक, ये 4 वर्ण है जो ब्राह्मी लिपि में शामिल नहीं किए गए, ब्राह्मी लिपि में शामिल किए गए और देवनागरी में शामिल नहीं किए गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है, 48। ब्राह्मी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ब्राह्मी लिपि में किनको शामिल किया गया है, देवनागरी में किनको शामिल नहीं किया गया है। तो इससे भी सारे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं लुप्ताकार। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार लुप्ताकार से। आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि में देखा होगा ऐसा एस जैसा कुछ एक वर्ण बनता है ना, ये लुप्ताकार होता है। ये हम आ की जगह प्रयोग करते हैं जब संधि में स्वर के पीछे स्वर आता है, जो कि नहीं आता। कभी कभार क्या होता है, स्वर के पीछे जब स्वर आ जाता है, जैसे क्या होता है, ओ को मैं आ से मिलाने जा रहा हूं, ये क्या है, ये आ है। ओ को अगर तुम आ से मिलाओगे तो क्या होगा, ये नहीं मिलेगा। उसकी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, तो हम लुप्ताकार का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि लुप्ताकार क्या होता है, प्लुत क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर की संख्या कैसी होती है, दीर्घ स्वर किस किस से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर किस किस से मिलकर बनते हैं। यहाँ संधि भी आपको साथ साथ समझ जाना है कि जो दीर्घ स्वर है वो दीर्घ संधि हो गया, जो ए और ओ है ये मेरा गुण संधि हो गया, ऐ और औ है ये मेरा वृद्धि संधि हो गया। चलिए, या तो आप ऐसा करें कि नोट साथ में बना लें, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा ना। जो भी हो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं आगे बढ़ेंगे हम इसको लेके। अभी के लिए इतना ही। बाकी एक काम आप कर लेना कि ये जो पिछला आपका जो आपने पढ़ा हुआ है इसको बार बार रिवाइज करते रहना। अगर इसको आप रिवाइज करते रहोगे ना तो ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और फिर आपको आगे जाकर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे ना तो आप देखना कि आपको 5 से 10 दिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने आप में। क्लियर है? और थोड़ा जल्दबाजी ना करें, आराम से पढ़ें। नहीं तो होता क्या है कि हमने कंपटीशन में इतना समय बर्बाद कर दिया है कि हमें ना थोड़ा जल्दी रहती है हर किसी चीज की, जल्दी सिलेबस खत्म हो, जल्दी से हिंदी खत्म हो, जल्दी से मैथ खत्म हो, हम घर बैठे, है ना। तो ऐसा मत करना, जल्दी जल्दी के चक्कर में मत रहना, आप बढ़िया आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं फिर, कल मिलते हैं व्यंजन के साथ में। तब तक के लिए आप ऐसा करें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।